कसा गया है वॉल पेंटिंग के जरिए। मैम, आज आपने एक वॉल पेंटिंग की और मोदी जी को तंज कसा है, क्या कहेंगे? देखिए, एक दिन पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि मेरे नसों में लहू नहीं बहता, गर्म खून बहता है, और इसका जो पॉलिटिकली बेनिफिट है वो लेने की कोशिश की, तो उसका जवाब देते हुए हम लोगों ने सिंदूर और रंग को मिक्स करके एक रंग तैयार किया और उससे हम लोगों ने एक पेंटिंग बनाई, जिस पेंटिंग से हम लोगों ने ये संदेश दिया उस पर लिख करके कि काश मोदी जी आपकी रगों में गर्म सिंदूर की जगह गर्म लहू बह रहा होता तो पहलगाम में जान गंवाने वाले हमारे अपनों के साथ आज न्याय हो गया होता। तो हम लोगों ने ये संदेश दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इस तरीके के माहौल में जब आपने हम लोगों को ये स्पष्ट नहीं किया कि उन 7 आतंकवादियों के साथ क्या कार्रवाई हुई, वो कहाँ गए, इस चीज की कोई पुष्टि आज तक नहीं हुई है, और ऐसे में आप सामने आकर के जो है पूरा क्रेडिट लेते हुए आप उसको चुनावी जुमला की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बेनिफिट उसका लेना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों ने यही संदेश देने के लिए ये पेंटिंग बनाई कि माननीय मोदी जी अब बस करिए, मान जाइए, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर राजनीति मत करिए। इसमें बहुत से लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, बहुत से लोगों ने बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया है, छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को खोया है, बहुत से जवान शहीद हुए हैं। इतने सेंसिटिव मामले को आप चुनाव में वोट लेने के लिए इस्तेमाल मत करिए, यही हम संदेश देना चाहते थे, इसलिए आज हम लोगों ने ये वॉल पेंटिंग बनाई। ये देखा गया कि वॉल पेंटिंग बनाने के बाद फौरन उसे मिटा दिया गया और आपके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी भी चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं डर दिखाता है सत्ता का। आप सोचिए सत्ता कितनी असंवेदनशील है कि इतने सेंसिटिव मामले को अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता या किसी विपक्ष की कोई नेत्री अगर कहीं लिख रही है तो उस पर जो है कहीं ना कहीं उसको समझ करके उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बिल्कुल विपरीत वहां पर तुरंत जो है पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच जाती है, हम लोगों को धमकाया जाता है और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सरकारों की जो है वो गुलाम की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रशासन चाहता है कि कहीं से भी कोई व्यक्ति ऐसा ना बचे जो सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ सके। सोचिए, जब वो पानी से वो पेंटिंग नहीं छूटी, पहले उसको पानी से धोया गया, जब वो रंग पानी से नहीं छूटा तो उसको तिरपाल से पूरा कवर किया गया, फिर भी बात नहीं बनी तो उसको जो है दीवार को काट करके उसको छुड़ाया जा रहा है। मैं कहती हूँ इतनी मेहनत अगर प्रशासन किसी लड़की की सुरक्षा में लगा देना, प्रदेश की एक एक लड़की सुरक्षित हो जाएगी। अगर इतना चौकन्नापन और इतनी ज्यादा जो है आक्रामकता अगर आप महिला सुरक्षा के लिए दिखा दें तो जिस तरीके से हमारे प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं कम होने लगेंगी। उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं हो रहा है, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप बेवजह सरकार पर इल्जाम लगा रही हैं। कहाँ हो गया अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश? खाली टीवी में या अखबार के पहले पन्ने पर या होर्डिंग पर, सिर्फ इन्हीं सब चीजों में। क्योंकि अभी मैं आपको एक दिन पहले की घटना बता रही हूँ, कुर्सी से बाराबंकी से बर्लिंगटन चौराहा एक लड़की आ रही थी और सोचिए उसके साथ जो है ऑटो में जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है और वो अपनी अस्मिता को तार तार होने से बचाना चाहती है और कूद जाती है, घायल हो जाती है, खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको कूदना पड़ता है। सोचिए, इसी प्रदेश में जहां कानपुर में, हमीरपुर में तमाम ऐसी घटनाएं, बरेली में इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर जो है बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे प्रदेश में अगर आप बिल्कुल झूठ बोलने को उतारू हो जाए तो फिर कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप झूठे, सारी चीजें आपके पास पैसा है, आप सरकार में, आपके पास सारी पावर है, आप झूठे प्रचार चलाइए, अखबारों में प्रचार दीजिए, होर्डिंग लगवाइए, लेकिन वास्तविकता जनता जान रही है। सबको पता है कि एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 बजे के बाद कोई लड़की सुरक्षित नहीं निकल सकती। ये वास्तविकता है और लोग जानते हैं इस चीज को। डीएनए को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक में एक्स से होकर अब पोस्टरों पर उतर आई है, कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी? ये डीएनए कब तक चलेगा? 2027 का क्या ये मोहरा है? देखिए, अभी 2 दिन पहले की घटना है, 2 से 3 दिन पहले की घटना है। बलिया के एक सामुदायिक केंद्र में एक गर्भवती महिला उस सामुदायिक केंद्र के गेट पर
पड़ी हुई है और चीख रही है, चिल्ला रही है। आप अगर उसको सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां पर कोई महिला चिकित्सक नहीं उपलब्ध है। सोचिए, उस महिला को बेड नहीं मिला, उसको वार्ड नहीं मिला, वो वहीं दरवाजे पर बैठ करके उसको प्रसव करना पड़ा, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। सोचिए, वहां उस प्रदेश में जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं? मुझे नहीं लगता वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो ये डीएनए का खेल बंद करें। ये ट्वीट करना और इस तरीके की जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, तुरंत जो है जवाबदेही कर रहे हैं, बराबर जवाब दे रहे हैं, लगातार डीएनए वाला खेल खेल रहे हैं। डीएनए से ज्यादा उनको जरूरत है कि जाकर के देखें अस्पतालों की क्या स्थिति है। यहाँ डीएनए, जो समाजवादियों का डीएनए चेक करने की बात करते हैं, वो जाकर के चेक करें कि जिला अस्पताल किस हालत में है। वो जाकर के चेक करें कि 102 एम्बुलेंस जो गर्भवती महिलाओं के आप लिए। लोग विपक्ष के हैं इसलिए सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा उत्तर प्रदेश में। मैं आपको कह रही हूँ दावे के साथ, बरेली समेत और कई जनपद में आपको बता दूंगी जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं 102 एम्बुलेंस जो गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई गई थी माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, कबाड़ हो रही हैं, सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं। 108 एम्बुलेंस में कोई रेनोवेशन नहीं हुआ, उसको अपग्रेड नहीं किया। जिस तरीके की 108 एम्बुलेंस थी वैसे ही चल रही है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने इस तरीके की योजनाएं नहीं चलाई होती। क्या मतलब है? आप सिर्फ योगी जी नाम बदल रहे हैं। बिल्कुल, और काम ही क्या है उनका कोई काम नहीं है नाम बदलने के अलावा। आप खुद सोचिए, नाम बदल दे रहे हैं, गाड़ी बदल दे रहे हैं, जो योजनाएं हैं 100 डायल को जो है 112 कर देंगे, और जो है सड़कों के नाम बदल लेंगे, शहरों के नाम बदल लेंगे। लेकिन वो जो व्यवस्था यहाँ पर जो जंगल राज कायम हो चुका है उसको बदलने का उनका मन नहीं है, नहीं चलाई होती। क्या मतलब है? आप सिर्फ योगी जी नाम बदल रहे हैं। बिल्कुल, और काम ही क्या है उनका कोई काम नहीं है नाम बदलने के अलावा। आप खुद सोचिए, नाम बदल दे रहे हैं, गाड़ी बदल दे रहे हैं, जो योजनाएं हैं 100 डायल को जो है 112 कर देंगे, और जो है सड़कों के नाम बदल लेंगे, शहरों के नाम बदल लेंगे। लेकिन वो जो व्यवस्था यहाँ पर जो जंगल राज कायम हो चुका है उसको बदलने का उनका मन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा है वही, उसी पे हमें काम करना है। और किसी तरीके की जो जमीनी स्तर पर जनता की जरूरत है उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है और जनता ये सब जान रही है, जनता झेल रही है ये सब चीजें। आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कटोगे बटोगे तो जहन्नम में जाओगे, बटोगे मिलोगे जुटोगे तो जन्नत में जाओगे। कैसे देखते हैं? देखिए, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये बयान दिया था। इस तरीके के बयान की कल्पना आप जो है भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से कर सकते हैं। ये इन लोगों का आचरण यही है। आप बताइए, आपने कितने नेताओं को सुना भारतीय जनता पार्टी के विकास पर बात करते हुए? कितने नेताओं को आपने सुना ये बताते हुए कि हमने ये एक्सप्रेसवे बना दिया, हमने ये मेट्रो बना दी? कहीं आपने सुना? केवल इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी करना इन लोगों को आता है। और अब जनता समझ चुकी है, 90% जनता इस चीज से अवगत हो चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और इस तरीके की जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं उनका सहारा लेकर के जनता का जो है माइंड को जो है ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है। और अब लेकिन ये चलने वाला नहीं, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और अब सीमा पार हो चुकी है। वॉल पेंटिंग को लेकर अगर आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई सरकार करती है तो कैसे आप उससे निपटेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग डरते नहीं हैं। माननीय श्रद्धेय नेताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग डरते नहीं हैं। और सच्चाई के लिए अगर आप लड़ रहे हैं और उस राह में अगर आपको कितनी सी बड़ी कठिनाइयां आ जाएं और मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएं, उससे भी मुझे डर नहीं लगता। मुझे मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है कि अगर मैं इस लायक हूं कि आप लोगों के सामने आकर के या सड़क पर आकर के जनता के कोई मुद्दे उठा सकती हूं या जनहित की बात कर सकती हूं, सरकार से सवाल पूछ सकती हूं, तो मैं आखिरी दम तक सवाल पूछूंगी। जब तक मेरे अंदर जान है, आखिरी सांस तक मैं सवाल पूछती रहूंगी। और सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि सवाल पूछने वाला देशद्रोही हो गया। ये केवल ये नहीं कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है बस वही देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और सवाल हम लोग पूछते रहेंगे। हम लोग समाजवादी लोग हैं, किसी मुकदमे से नहीं डरते, किसी लाठी से नहीं डरते। बहुत बार हम लोग लाठियां खा चुके हैं और जब भी इस तरीके के हमें अपने दबाव बनाया जाएगा हम लोग सामने आएंगे और लाठी खाने का काम करेंगे, मुकदमा झेलने का काम करेंगे। हम लोग किसी चीज से नहीं डरते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता थी जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इस तरीके से अगर मोदी जी के अंदर गर्म खून दौड़ता तो आज देश हम लोग जो जंग हो रही थी हम लोग जीत गए होते।
जनसंदेश के लिए मोहम्मद यूसुफ, लखनऊ।